हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम है कंचन और आप देख रहे हैं इनसाइड मूवी इंडियंस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की हमारी मूवी है व्हाट यू विश फॉर। ये मूवी एक क्राइम थ्रिलर मूवी है और इस मूवी में आपको कई सारे सरप्राइज मिलने वाले हैं। तो चलिए मूवी को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम रायन नाम के आदमी को देखते हैं जो कि एयरपोर्ट से बाहर निकलता है। एक्चुअली रायन किसी दूसरी कंट्री से लैटिन अमेरिका आया है और एयरपोर्ट से बाहर आते ही रायन को एक मैसेज आता है। ये किसी रैबिट नाम के आदमी का था। रैबिट ने मैसेज किया था, क्या तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो? मुझे आज ही कॉल करो। तभी रायन देखता है कि वहां पर एक ड्राइवर खड़ा हुआ था। उसका नाम था बेन। वो ड्राइवर रायन के साथ बैग लेकर उसकी गाड़ी में अपने साथ ले जाने लगता है और ड्राइवर रायन को एक लेटर देकर कहता है, मिस्टर जैक ने आपके लिए ये मैसेज छोड़ा है। रायन उस लेटर को पढ़ता है तो उसमें जैक नाम के आदमी ने रायन के लिए लिखा था, रायन तुम्हारा स्वर्ग में स्वागत है। 4243 ये घर का कोड है। उस घर को तुम अपना ही समझना। मैं तुमसे आज रात में मिलता हूँ। वो ड्राइवर जैक को जंगल के बीच में बने एक आलीशान बंगले पर ले जाता है। रायन वो कट टाइप करके बंगले के अंदर एंटर हो जाता है। वो बंगला अंदर से भी काफी आलीशान था और उसमें जरूरत के सारे सामान मौजूद थे। शाम को रायन का दोस्त जैक भी उस घर में आता है और रायन और जैक दोनों एक दूसरे से खुशी खुशी मिलते हैं। तब रायन कहता है, क्या यहाँ पर तुम्हारा कोई वाइन सेलर मिल गया था? यहाँ पर तो काफी महंगी वाइन्स पड़ी हुई हैं। जैक कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, पर ये सारी बॉटल्स मेरे लिए नहीं है। मुझे यहाँ पर अगले हफ्ते एक डिनर की तैयारी करनी है। जिस एजेंसी के लिए मैं काम करता हूँ उन्होंने ये वाइन्स यहाँ पर रखवा दी हैं और ये जगह भी उन्हीं लोगों की है। तो तुम अपने बारे में बताओ, क्या चल रहा है लाइफ में? हमें मिले लगभग 20 साल बीत चुके हैं। रायन कहता है, मैं अभी डल्स में मैरिट होटल के किचन में काम करता हूँ। आगे वे दोनों बातें करने लगते हैं और रायन कहता है, तुम तो पहले इटली में काम करते थे ना? जैक कहता है, हाँ मैं पहले इटली में था। तब रायन कहता है, लेकिन तुमने तो कहा था तुम किसी एजेंसी के लिए काम करते हो। तब जैक कहता है, हाँ वो एक कैटरिंग कंपनी है, वही लोग मुझे अलग अलग जगहों पर भेजते हैं। तो रायन कहता है, तो अगले हफ्ते तुम बिल्कुल फ्री हो? तुम्हें किसी के लिए खाना नहीं रेडी करना? जैक कहता है, हाँ बिल्कुल, बस मुझे अगले हफ्ते वाले डिनर की तैयारी करना है। उस डिनर में सब कुछ परफेक्ट और टिप टॉप होना चाहिए। उसके बाद वो लोग मुझे मेरा पेमेंट करेंगे और मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। अब अगले दिन सुबह जैक रायन को उठा देता है और रेडी होकर बाहर जाने लगते हैं। तब रायन बाहर एक कार देखता है। रायन कहता है, क्या घर के अलावा उन लोगों ने तुम्हें कार भी प्रोवाइड कराई है? कोई आखिर खाना बनवाने के लिए इतनी फैसिलिटी क्यों देगा? आगे वो दोनों उस इलाके के एक रेस्टोरेंट में लंच करने लगते हैं। तब जैक रायन से सवाल करता है, तो डेलिस में तुम्हारे साथ तुम्हारी वाइफ और तुम्हारे बच्चे भी होंगे? रायन कहता है, नहीं, कोई नहीं है वहां पर, मैं सिर्फ अकेला ही रहता हूँ। तभी उस रेस्टोरेंट में एक एलिस नाम की लड़की आकर बैठती है और वो लड़की जैक को देखने लगती है। जैक भी उस लड़की को देख रहा था और आगे वो लड़की एलिस और रायन को ज्वाइन कर लेती है। एलिस अपने बारे में उन दोनों को बताते हुए कहती है, मैं दुनिया भर में ट्रेवल करती हूँ, तुम लोग अपने बारे में बताओ, तुम दोनों साथ में रहते हो? तब जैक कहता है, हम दोनों पिछले 12 साल के बाद अब मिले हैं। रायन कहता है, इससे पहले हम दोनों एक कुकिंग स्कूल में थे और वहां पर स्टूडेंट्स थे। आगे हम देखते हैं कि वो दोनों एलिस को उसी घर में ले जाते हैं जहां वो दोनों रुके थे। आगे ये तीनों डिनर कर रहे होते हैं। तभी रायन एलिस से टाइम पूछता है और एलिस अपनी घड़ी ढूंढने लगती है। तभी जैक रायन के हाथ में अपनी घड़ी देखता है। जैक रायन से कहता है, यार तुम मेरी घड़ी मुझे दे दो। ये सुनकर रायन हंसने लगता है। एलिस पूछती है, ये घड़ी की क्या स्टोरी है? जैक कहता है, ये 15 साल पहले कार्ड गेम में मुझसे घड़ी हारा था। तुम मुझे मेरी घड़ी लौटा दो, ये घड़ी तुम्हें कभी नहीं मिलने वाली। तब जैक एलिस को भी वह घड़ी दिखाता है। आगे एलिस जैक के साथ उसके कमरे में जाने लगती है और जैक रायन से कहता है, अब हम लोग सुबह मिलेंगे। अब अगली सुबह रायन वापस उठता है। आगे रायन रेडी होकर घर में आगे लगी पेंटिंग को देखने लगता है। तभी वह जैक आता है और रायन से पूछता है, एलिस कहाँ पर है? जैक कहता है, मैं अभी हॉल उसे होटल पर छोड़ कर आया हूँ। वैसे मैं बाहर जाने वाला हूँ, तुम्हें आज का दिन अकेले बिताना होगा, मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। ऐसा कहकर जैक वहां से चला जाता है। अब आगे हम देखते हैं कि रायन घर में अकेला है और वो उस घर में घूमने लगता है। तभी उसकी नजर रायन के लैपटॉप पर पड़ती है। रायन उस लैपटॉप को देखने लगता है जिसमें बैंक की लिंक दिखाई दे रही थी। रायन लॉगिन कर क्लिक करता है तो जैक के अकाउंट की इंफॉर्मेशन उसमें पहले से
लिखी हुई थी। रायन ये देखकर जैक के अकाउंट में लॉगिन हो जाता है और रायन देखता है कि जैक के अकाउंट में काफी सारा पैसा रखा हुआ था। ये देखकर रायन लैपटॉप की हिस्ट्री डिलीट कर देता है। रायन को अब तक भी समझ नहीं आ रहा था कि जैक को इतना वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों मिल रहा था और जैक के अकाउंट में इतना सारा पैसा कहाँ से आया, क्योंकि ये भी काफी सालों से शेफ का ही काम करता आ रहा था। उसने भी अब तक इतने सारे पैसे नहीं कमाए थे। शाम को जैक कुछ सामान लेकर वापस घर लौटता है और जैक और रायन दोनों डिनर करने के बाद बियर पीने लगते। तब जैक कहता है, आज मैंने पूरा दिन बहुत गरीब लोगों के साथ बिताया। उन्हें देखकर मेरा दिमाग खराब हो गया। ये पूरी दुनिया लालची लोगों से भरी हुई है। मेरे तो कोई बच्चे भी नहीं है। मुझे समझ नहीं आता मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। अब अगली सुबह होती है तो रायन उठ जाता है। अब रायन जैक को ढूंढने लगता है और जैक उसे घर के ही अंदर फांसी पर लटका हुआ मिलता है। जैक को अपने सामने लटका हुआ देखकर रायन को कुछ समझ नहीं आता। आगे रायन बहुत सोचता है और उसके बाद वह एक पॉलिथीन बिछाकर जैक की बॉडी को फांसी के फंदे से पॉलिथीन पर उतारता है। अब आगे रायन जैक का लैपटॉप ओपन करता है और लॉगिन होकर वापस बैंक की वेबसाइट को ओपन करता है, पर इस बार बैंक की वेबसाइट पर लॉगिन पासवर्ड सेव नहीं था। रायन बैंक के पासवर्ड को भूलने की प्रोसेस फॉलो करने लगता है। उसके लिए उसे जैक के डेबिट कार्ड की जरूरत थी। रायन देखता है कि वहां पर जैक का पर्स रखा हुआ है। आगे रायन बैंक के कस्टमर पर केयर पर कॉल करके कहता है, मेरा आपके बैंक में अकाउंट है और मैं अपना पासवर्ड और लॉगिन आईडी भूल गया। तब कस्टमर केयर वाली लड़की कहती है कि आप अपना 4 डिजिट का बैंकिंग कोड बताइए। तब रायन कहता है, सॉरी, वो मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हो गया था और मैं सब कुछ भूल चुका हूँ। तब वो कस्टमर केयर वाली लेडी कहती है, फिर तो आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए बैंक की ब्रांच में आना होगा, तभी हम आपकी हेल्प कर पाएंगे। उसके लिए आपको साथ में ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट लाना होगा। अब रायन अपना जाली यूके ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का प्रोसेस देखने लगता है। रायन एक चाइनीज वेबसाइट पर अपनी फोटो खींच करके अपलोड करता है और वहां पर पेमेंट कर देता है और जैक की मौजूदा सारी जानकारी अपने ड्राइविंग लाइसेंस में भर देता है और जाली लाइसेंस में जैक की फोटो की जगह अपना फोटो लगा देता है। वेबसाइट के हिसाब से वो लाइसेंस रायन को 3 दिन के अंदर मिलने वाला है। उसी वक्त रायन को रैबिट नाम के व्यक्ति का वापस मैसेज आता है। मैसेज में रायन की माँ का फोटो था। लिखा था, तुम्हारी मॉम बिल्कुल तुम्हारी जैसी दिखाई देती है, तुम्हारे पास अब 2 दिन बाकी हैं। तब रायन मैसेज में टाइप करता है, मुझे बस 1 वीक का समय दो, मैं 25,000 तुम्हें एक्स्ट्रा दूंगा। तब रॉबर्ट टाइप करता है, मुझे 25 नहीं $50,000 एक्स्ट्रा चाहिए। तब रायन कहता है, ठीक है, मैं कर दूंगा। एक्चुअल में रायन को जुआ खेलने की आदत थी और वह रैबिट नाम के आदमी से काफी कर्जा लेकर जुए में उड़ा चुका था और उसका पैसा दिए बिना ही जैक के पास आ गया था। अब आगे रायन जैक की बॉडी के साथ भारी डंबल बांधकर उसे घर के पास वाली नदी में छोड़ देता है और जैक की बॉडी नदी के तल में चली जाती है। अब जैक रेस्टोरेंट में बैठा होता है, तभी उसे वापस रैबिट नाम के आदमी का मैसेज आता है, तुम मुझे कल रात तक 50,000 ऑनलाइन भेज दो, नहीं तो तुम्हारी मॉम नहीं बचेगी। ये मैसेज देखकर रायन चिंता में आ जाता है। आगे रायन उसी घर पर पहुंचता है। तब रायन देखता है कि बंगले के बाहर पहले से ही कोई गाड़ी खड़ी हुई है। रायन बंगले में जाता है तो बंगले के अंदर इमोजी नाम की एक लड़की और मॉरिस नाम का एक आदमी पहले से मौजूद थे। रायन को देखकर इमोजी कहती है, जैक तुम आ गए। तब रायन कहता है, हाँ। आगे इमोजी रायन से हाथ मिलाते हुए कहती है, मैं इमोजी हूँ, ये मॉरिस है, चलो बताओ क्या तुमने सारी तैयारी कर ली है। मैं तैयार कर लिया है, रायन कहता है, हाँ तैयारी हो चुकी है, मैंने मेन्यू भी सेट कर लिया है। पर पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। एक्चुअली मेरे सवाल पैसों को लेकर था। मेरे बैंक अकाउंट में अभी तक पैसा कम है और मुझे किसी को पैसा ट्रांसफर करना है। क्या आप मुझे काम से पहले एडवांस पे कर सकती हो। तब इमोजिन कहती है, हाँ बिल्कुल, हम तुम्हें एडवांस पे कर सकते हैं, बताओ तुम्हें कितना पेमेंट चाहिए। रायन कहता है, मैं हमेशा ही डिफरेंट अमाउंट में डील किया है, आप बताइए मुझे इस काम को पूरा करने के कितने पैसे मिलेंगे। तो इमोजिन कहती है, हम तुम्हें 3 लाख देंगे। तब रायन कहता है, क्या आप मुझे $50,000 पे कर सकती हो। इमोजिन कहती है, हाँ बिल्कुल, बताओ मुझे कहाँ पर ऑनलाइन पे करना है। तब रायन इमोजिन को रेबिट नाम के उसी आदमी का बैंक अकाउंट नंबर बताता है और इमोजिन उस बैंक अकाउंट नंबर पर $50,000 भेज देती है। आगे इमोजन रायन से पूछती है, बताओ तुम ये सब कैसे करने वाले हो। रायन कहता है, मैं सब कुछ कर दूंगा, पर पहले मेरे कुछ क्वेश्चन हैं। मुझे कितने लोगों का खाना तैयार करना है। इमोजन कहती है, 5 लोगों का। बताओ तुमने अभी तक क्या क्या किया है। रायन कहता है, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था ताकि आपसे पूछकर ही मैं आपके अनुसार काम करूं। तब इमोजन कहती है, तो तुमने अभी तक मेट का निरीक्षण नहीं किया। रायन कहता है, नहीं। तब इमोजन कहती है, तुम इतने दिनों तक यहाँ पर क्या कर रहे थे, कल ही रात डिनर है, तुम्हें यह बात पता है ना।
तब रायन कहता है, मुझे यहाँ की लोकल भाषा स्पेनिश नहीं आती, इसलिए मैं ज्यादा कुछ कर नहीं पाया। आगे इमोजन और मॉरिस रायन को गांव में बने एक चर्च पर लेकर जाते हैं। चर्च के बाहर एक आदमी बैठा हुआ है। इमोजन उसे दिखाते हुए रायन से कहती है, तुम और मॉरिस कल सुबह यहाँ पर आ जाना। कल संडे है तो यहाँ पर भीड़ रहेगी। हमें 2 लोगों को काटने की जरूरत होगी। रायन आश्चर्यचकित होकर कहता है, 2 लोगों को काटने की? लेकिन क्यों? इमोजी कहती है, मीट के लिए। ये सुनकर रायन थोड़ा चिंता में पड़ जाता है। रायन कहता है, मैं नहीं कर सकता। तभी इमोजिन कहती है, लेकिन यही तो तुम्हारा जॉब है। तुम्हारी एक खराब डिश पूरी एजेंसी की रेपुटेशन खराब करके रख देगी, और एक खराब डिश तुम्हारी जिंदगी भी खत्म कर सकती है। अब रायन को समझ में आ गया था कि जैक को सिर्फ एक डिनर तैयार करने के लिए इतना पैसा क्यों दिया जाता था। अब रात हो रही थी और रायन वहां से भागने के बारे में सोच रहा था। तभी इमोजी रायन को देखकर पूछती है, क्या तुम यहाँ से भागने वाले हो? तभी मोजिद रायन को ड्रिंक देती है और उससे कहती है, क्या तुम्हें पता है हमारे गेस्ट इस एक डिनर का हमें कितना पे करने वाले हैं? तकरीबन $1.5 मिलियन। हम साल में लगभग 50 लोग मारने पड़ते हैं, और इस तरह डिनर ऑर्गेनाइज करवाने वाले लोगों के लिए 25 लोगों को सिर्फ सबूत मिटाने के लिए मारना पड़ता है। और इस काम में हमारी एजेंसी लगभग $100 मिलियन की कमाई करती है। हमारे प्रॉफिट का 10% हिस्सा वापस हम कम्युनिटी पर तक पहुंचा देते हैं। फार्मिंग के साधन जुटाने में, इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाने में हम पूरी कोशिश करते हैं कि पूरी जनता के पास पीने का स्वच्छ पानी पहुंच पाए। तुम्हें लग रहा होगा हम ये सब काम सिर्फ हमारे इंटरेस्ट के लिए करते हैं, तो तुम कोई कंपनी बताओ जो हमारे जितना प्रॉफिट कमाती हो, किसी समुदाय के 99 पर लोगों की हेल्प करती हो। उस कंपनी को चलाने में साल में सिर्फ 75 लोगों की जान जाती है। ऑयल कंपनी में भी काम करने वाले सालाना 110 लोगों की जान जाती है। कृषि में भी काम करने वाले सालाना 250 लोगों की जान जाती है। ट्रक ड्राइवर्स का एग्जाम्पल लें तो कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाले लोगों का एग्जाम्पल ले लो। वहां पर जिंदगी कचरे की तरह है और सैकड़ों लोगों की जान जाती है। इमोजन की ये सारी बातें रायन ध्यान से सुन रहा था। अब अगले दिन सुबह मॉरिस रायन को उठाकर कहता है, चलो हमें चलना है। आगे मॉरिस रायन को लेकर चर्च में चला जाता है। मॉरिस रायन को कहता है, चलो बताओ इनमें से हम किसको ले जाएं। तब रायन वहां से गुजर रही एक बूढ़ी लेडी और लड़की की तरफ इशारा करता है और मॉरिस उन दोनों के पीछे धीरे धीरे कार्ड लेके जाने लगता है। थोड़ी दूर चलकर वो बूढ़ी लेडी और लड़की दूसरे रास्ते पर जाने लगते हैं। मॉरिस और रायन भी गाड़ी से उतर जाते हैं और उस तरफ जाने लगते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि लड़की और बूढ़ी लेडी उन्हें कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। तभी उन्हें वहां पर एक गैरेज दिखाई देता है और गैरेज में एक होसे नाम का आदमी मौजूद था। तब होसे को देखकर मॉरिस रायन की तरफ देखता है और रायन हाँ में सिर हिलाता है। मॉरिस होसे से कहता है, देखो मेरी कार कुछ खराब हो गई है, क्या तुम कार को सुधारना जानते हो? होसे कहता है, हाँ मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ, मैं वो ठीक कर दूंगा। तब मॉरिस होसे को अपने साथ लेकर कार के पास जाने लगता है और कार के पास पहुंचकर मॉरिस कहता है कि मैं जैसे इंजन स्टार्ट करता हूँ कार के नीचे से कुछ आवाज आने लगती है। होसे कार के नीचे चला जाता है और रायन गाड़ी स्टार्ट करता है। उसी वक्त मॉरिस नीचे झुककर होसे के सिर पर गोली मार देता है और होसे कार के नीचे ही मारा जाता है। उसी वक्त वहां पर पुलिस ऑफिसर कार्लो उस बूढ़ी लेडी और लड़की के साथ आ गया। कार्लो मॉरिस से कहता है, यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है? मॉरिस कहता है, हम कुछ डेवलपमेंट करना चाहते हैं, इसके लिए हम सर्च कर रहे थे। हम एक होटल बनाने वाले हैं और कार में जो बैठे हैं वो हमारे आर्किटेक्ट हैं। कार्लो कहता है, तुम दोनों इन्हें फॉलो क्यों कर रहे थे? मॉरिस कहता है, नहीं, हम तो हमारा काम कर रहे थे, हम इन्हें फॉलो नहीं कर रहे थे। तब कार्लो कहता है, क्या तुम्हारा आईडी कार्ड दिखाओगे? तब मॉरिस कार्लो को अपना कार्ड दिखाता है और वह कार्ड एक डेवलपर का था जिस पर मॉरिस का नाम लिखा हुआ था। कार्ड को देखकर कार्लो उन दोनों को छोड़ देता है। आगे वो लोग अपने घर पर पहुंचते हैं और इमोजन पूछती है, बस एक ही आदमी? मॉरिस कहता है, पुलिस मिल गई थी और मुझे उसे डेवलपमेंट वाला कार्ड दिखाना पड़ा। आगे जैक और रायन उस बॉडी को घर में नीचे बने बेसमेंट में ले जाते हैं और मॉरिस बेसमेंट में बॉडी को उल्टा लटका देता है। तभी मोजिन कहती है, डिनर ठीक 5 घंटे के बाद है, तुम ये सब काम करके ऊपर आना, हम मेन्यू पर चर्चा करेंगे। और गेस्ट के रिक्वेस्ट है, तुम जीप को अलग से काट कर रखना और उससे कोई डिश तैयार करना। अब पूरे घर की गार्डन की कटाई और सफाई चल रही थी। अब आगे रायन होश की बॉडी को काट कर बाहर निकलता है और मोरिस रायन को कहती है, तुम्हारे लिए कोई पार्सल आया है, वो मैंने तुम्हारे बेड पर रख दिया है। अब रायन जाकर नहाने लगता है और वो रो भी रहा था। रायन बाहर निकलकर अपना पार्सल देखता है तो उसके अंदर चाइना से आया हुआ रायन का ड्राइविंग लाइसेंस था, जिसमें उसके नाम के आगे जैक लिखा हुआ था। ये देखकर रायन चुपचाप अपना बैग लेकर वहां से निकलने लगता है और रायन कार तेजी से चलाकर वहां से जा रहा था। रायन भी पीछे मुड़कर देखता है, तभी उसकी कार एक सफाई कर्मी से टकरा जाती है। रायन बाहर निकलकर उस आदमी से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? तो वह आदमी रायन को बिना कुछ कहे वहां से जाने लगता है। तभी वहां पर मोरिस भी आ जाता है।
और मॉरिस रायन से कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रायन कहता है, शायद ये गाड़ी खराब हो गई है। ये गाड़ी अपने आप ऊपर से चलकर नीचे आने लगी, मैंने देखा और मैं इसे यहाँ पर रोकने के लिए आ गया। मॉरिस और रायन गाड़ी को वापस धकेलकर ऊपर ले जाने लगते हैं क्योंकि वो गाड़ी पंचर हो गई थी। तब रायन पूछता है, क्या कोई ऐसा है जिसने एजेंसी के साथ शेफ का काम किया हो और फिर उसने ये काम छोड़ दिया? मॉरिस कहता है, हाँ, ग्रेटा नाम की लड़की ने शेफ का काम छोड़ दिया था और एजेंसी ने भी उसे काम छोड़कर जाने दिया। आगे मॉरिस रायन को कार में उसका बैग निकाल कर देता है। मॉरिस को पता था कि रायन यहाँ से भागने का ट्राई कर रहा था। तब रायन कहता है, ग्रेटा ने ये सब कैसे किया? मॉरिस कहता है, शुरुआत में तो ग्रेटा काफी दुखी रहती थी। ये काम करके काफी समय तक दुखी रहने के बाद उसमें अचानक से बदलाव आया और वह काफी टेस्टी खाना बनाने लगी। एजेंसी ने उसे बोनस देने का ऑफर किया लेकिन उसने लेने से मना कर दिया। उसने कहा पैसों के बदले वो एजेंसी के बड़े लोगों से मिलना चाहेगी और वह एजेंसी के लोगों के साथ जाकर मिली। इसके 1 महीने बाद ग्रेटा ने एजेंसी वालों को मेल किया कि वो किसी स्पेनिश आइलैंड पे, और अब ग्रेटा वेल्थ फैमिली की पर्सनल शेफ है। इसके बाद हमने भी उसके बारे में कुछ नहीं सुना। ये सब सुनने के बाद रायन अपना काम करने में लग जाता है। तब इमोजन कहती है, तुम याद रखना, उन्हें जीप डेजर्ट में चाहिए। तब रायन कहता है हाँ कहकर इमोजन को डिस्क का नाम सजेस्ट करने लगता है जो वह बनाने वाला था। अब रात होती है, वहां पर डिनर करने गेस्ट आ जाते हैं। इमोजन रायन के पास आती है जो खाना तैयार कर रहा था। तभी वॉकी टॉकी पर इमोजन के लिए एक वॉइस मैसेज आता है और गेट के बाहर मौजूद गार्ड इमोजन को बताता है कि बाहर पुलिस आई है, पुलिस आपसे बात करना चाहती है। अब आगे घर में अंदर डिटेक्टिव रूई और पुलिस ऑफिसर कालो आते हैं। रूई कहता है, इतनी लेट आने के लिए क्षमा चाहता हूँ पर मैं मॉरिस नाम के एक आदमी से मिलना चाह आया हूँ। आगे इमोजन रुइज और कालो को अंदर लेकर आती है और कहती है, आज हमने डिनर पार्टी ऑर्गेनाइज की है। वैसे मेरा नाम इमोजन है और मॉरिस मेरे लिए काम करता है। रूही इस बार गेस्ट हाउस को देखता है और इमोजन कहती है, ये सभी मेरे क्लाइंट हैं, ये इसी एरिया में कहीं होटल बनाना चाहते हैं। तब रूही इमोजन को होसे का फोटो दिखाता है और कहता है, ये आज दोपहर से मिसिंग है। मैं भी होसे के केस को लेकर मॉरिस से कुछ बात करने आया हूँ। तब इमोजन कहती है, क्या बात कर सकते हो? ये लड़का मिसिंग क्यों हो सकता है ये कोई एडवेंचर करने चला गया हो। तब रूही कहता है, होसे मेरा नेफ्यू है और ये अभी अभी पिता बना है। मैं जानता हूँ कि वह काफी रिस्पॉन्सिबल आदमी है, वह ऐसे ही कहीं नहीं जा सकता। मॉरिस के साथ हमने किसी अमेरिकन आदमी को भी देखा था, क्या वह भी आपके लिए काम करता है? तब रूही के कहने पर इमोजन उन 2 पुलिस अफसरों को रायन के पास लेकर जाती है। तब रूही रायन से पूछता है, तो तुम एक कुक हो? रायन कहता है, हाँ, कुकिंग मेरी हॉबी है। तब रूही कहता है, आज दोपहर में मेरे ऑफिसर ने तुमसे बात की थी, तुम इस एरिया में क्या कर रहे थे? रायन कहता है, मॉरिस और मैं वहां अपने काम करने के लिए गए थे, हम लोग लोकेशन सर्च कर रहे थे। तब वहीं खड़ी इमोजन कहती है, जैक आर्किटेक्ट है। ये सुनकर रूही कहता है, तो तुम एक आर्किटेक्ट हो? मेरा आर्किटेक्चर में काफी इंटरेस्ट है। तब रूही होसे का फोटो रायन को दिखाकर पूछता है, क्या आपने इस लड़के को वहां देखा था? रायन वो फोटो देखकर कहता है, नहीं, मैंने इसे नहीं देखा। तब रूही कहता है, वैसे आप बना क्या रहे हो? रायन कहता है, हम बोजोले सूप तैयार कर रहे हैं। तब ऑफिसर गालो सूप को देखकर पूछता है, इस सूप में किस प्रकार का मीट आपने यूज किया है, क्योंकि इसकी स्मेल काफी डिफरेंट आ रही है। रायन कहता है, इसमें मीट का मिक्सचर यूज किया है। तब इमोजन कहती है, क्यों ना आप इस सूप को टेस्ट करके बताइए आपको कैसा लग रहा है। आगे इमोजन बाहर जाकर गेस्ट से बात करती है और इमोजन उन्हें कहती है, किचन में जो 2 आदमी हैं वो पुलिस वाले हैं, तो हमने उन्हें बताया कि हम प्रॉपर्टी डेवलपमेंट कंपनी से हैं, आप लोग इन्वेस्टर हो। तो वो गेस्ट कहते हैं, ठीक है, हम याद रखेंगे। आगे इमोजन किचन में आती है तो वो देखती है दोनों ऑफिसर सूप पी रहे थे और रूई उस सूप की काफी तारीफ करता है। अब रूई इमोजन को कहता है, मेरा फोन वहां पर चार्ज पर लग रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं? इमोजन कहती है, नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब वहां पर सभी गेस्ट आ चुके थे और सभी गेस्ट को सर्व किया जाता है। मॉरिस भी आ चुका था और रूई उससे पूछताछ करने लगता है। तब मॉरिस होसे का फोटो देखकर उसे पहचानने से इनकार कर देता है। तभी वह इमोजन आकर डिटेक्टिव से कहती है, मैं आशा करती हूँ हमसे पूछताछ करना आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। रूई कहता है, आपको पता है मेरे लिए इंटरेस्टिंग क्या रहा? जो आपने ये कहा कि हो सकता है होजे अचानक किसी एडवेंचर पर चला गया हो। आपकी ये बात मुझे याद रह गई क्योंकि हर 9 महीने में इस एरिया में कोई 2 लोग अचानक से एडवेंचर पर निकल जाते हैं, बिना किसी से कुछ भी कहे, कोई वार्निंग दिए। 2 हफ्तों की शांति के बाद उनकी फैमिली को लेटर या ईमेल आता है जिसमें वह अपनी फैमिली के सामने एक्सप्लेन करते हैं कि वह इस जगह को छोड़कर किसी बड़ी सिटी में रहने के लिए जा चुके हैं।
और इस बार यहाँ पर मेरा भतीजा गायब हो गया और आपका कहना है कि वो अचानक से किसी एडवेंचर पर निकल गया होगा। ये सुनकर इमोजन कहती है, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, ये बस मेरे मुंह से निकल गया था। अब आगे डिटेक्टिव वहां से जाने लगता है और वह गेस्ट से पूछता है, आप लोगों को सूप कैसा लग रहा है। डिटेक्टिव उन लोगों को भी हुस्से का फोटो दिखाता है और कहता है, ये मेरा नेफ्यू है, दोपहर से मिसिंग है। तब उनमें से एक गेस्ट कहता है, हम इस टाउन में नहीं रहते, हम तो अभी अभी यहाँ पर आए हैं। तब रूही मायूस होकर वहां से जाने लगता है। तभी एल्विस नाम का एक गेस्ट रूही से कहता है, क्या डिनर में आप हमें ज्वाइन करना चाहोगे। लुइस भी गेस्ट की रिक्वेस्ट को मानकर उसके साथ ज्वाइन कर लेता है। अब आगे इमोजिन एल्विन के पास जाकर कहती है, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। इमोजिन एल्विन से पूछना चाहती थी, उसने डिटेक्टिव को क्यों रोका। तब एल्विन कहता है, मैं पिछले 22 सालों से शादीशुदा हूँ और अपनी वाइफ को चीट कर रहा हूँ। और तुम्हें पता है चीटिंग का बेस्ट पार्ट क्या है, वो है पकड़े जाने का डर और फिर दूसरे के साथ इंटीमेट होने में जो ज्यादा मजा आता है। ये सुनकर इमोजिन कहती है, आपके इस कदम से और लोगों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। तब एल्विन कहता है, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं इस पुलिस अफसर को संभाल लूंगा। एल्विन के वहां से जाने के बाद मॉरिस इमोजिन को आकर कहता है, जैक की कोई गेस्ट यहाँ पर आई है उससे मिलने के लिए। और तब इमोजिन बाहर जाकर देखती है तो बाहर एलिस खड़ी हुई थी। एलिस कहती है, क्या यहाँ कोई डिनर पार्टी है। वैसे मेरा नाम एलिस है और मैं जैक की फ्रेंड हूँ, मैं उससे मिलने के लिए आई थी, क्या वह बिजी है। इमोजिन एलिस को किचन में ले जाकर कहती है, जैक तुम्हारी फ्रेंड यहाँ पर तुमसे मिलने आई है। ये कहकर इमोजिन वहां से चली जाती है। तब एलिस रायन को कहती है कि तुम्हें जैक क्यों बुला रही थी। रायन कहता है, क्योंकि इन्हें लगता है मैं ही जैक हूँ। पुलिस ऑफिसर गालो वहां से जाने लगता है। तब इमोजिन पूछती है, क्या आप यहाँ नहीं रुक सकते। गालो कहता है, नहीं मुझे घर जाना पड़ेगा। ऐसा कहकर गालो वहां से निकल जाता है और अंदर एलिस रायन को कुछ बनाते हुए देखती है और पूछती है, क्या इसके अंदर ब्लड है। रायन कहता है, देखो एलिस, अब मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट डिश बनानी है, इसलिए अभी के लिए तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। तब एलिस कहती है, जैक कहाँ है। रायन कहता है, जैक यूके जा चुका है। ये सुनकर एलिस वहां से जाने लगती है। तभी एलिस रायन के हाथ में वही घड़ी देखती है जो जैक की थी। तब रायन कहता है, ये घड़ी जैक ने मुझे दी है जब वो यहाँ से जा रहा था। ये सुनकर एलिस को रायन पर शक होने लगता है, क्योंकि जैक ने एलिस के सामने रायन को कहा था कि वो उसे ये घड़ी कभी नहीं देगा। एलिस डर गई थी, इसलिए वो वहां से जल्दी जाने लगती है। एलिस सीधा जाकर अपनी कार स्टार्ट करती है, पर एलिस की कार भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तभी वहां पर मॉरिस आता है और पुलिस से पूछता है, क्या तुम्हारी कार स्टार्ट नहीं हो रही। दूसरी तरफ डिटेक्टिव रूही के सामने नई डिश पेश करती है। उसे खाकर डिटेक्टिव रूही उस डिश की तारीफ करने लगता है और वो वेटर को कहता है, ये कौन सी डिश है, शेफ को यहाँ पर बुलाओ। दूसरी तरफ इमोजन किचन में जाती है और रायन इमोजन से कहता है, एलिस के लिए सॉरी, मुझे नहीं पता था कि वो यहाँ पर आ जाएगी, क्या मैं एजेंसी से मिल सकता हूँ, तुम मुझे उनसे मिलवा सकती हो। इमोजन कहती है, हाँ मैं तुम्हें मिलवा सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मिलना क्यों है। रायन कहता है, मॉरिस ने मुझे ग्रेटा के बारे में बताया कि उसने ये काम कैसे छोड़ा, और तुम भी ग्रेटा को जानती होगी। इमोजन कहती है, हाँ मैं उसे जानती हूँ, पर वह इस तरह से काम छोड़कर नहीं गई। रायन कहता है, लेकिन मॉरिस ने तो मुझसे कहा था कि ग्रेटा किसी स्पेनिश आइलैंड में किसी वेल्दी फैमिली के लिए कुकिंग करती है। तब इमोजिन कहती है, एजेंसी से मीटिंग के एक वीक के बाद ग्रेटा का लास्ट डिनर था और वो लास्ट डिनर में शेफ नहीं थी बल्कि इंग्रेडिएंट थी। एजेंसी वालों ने लास्ट डिनर में क्रेटा को ही मारकर उसका खाना बनाया था। तभी वहां पर वेटर आकर कहती है, गेस्ट शेफ को बुला रहे। रायन उसके सामने आता है और वह सभी लोग रायन के खाने की तारीफ करते हैं। तब रायन कहता है, मेरी आखिरी डिश अभी बाकी है, मैं आप सभी के लिए डेजर्ट तैयार करके ला रहा हूँ। तभी वहां बैठी एक लेडी कहती है, तुम टंग लेकर आ रहे हो। ये सुनकर सभी लोग चुप हो जाते हैं, क्योंकि उनके बीच एक पुलिस ऑफिसर भी बैठा हुआ था। और डिटेक्टिव रूही कहता है, तुम किसकी टंग लेकर आ रहे हो, और ये खाना मेरे लिए बिल्कुल अनफेमिलियर था, मुझे पता ही नहीं चला मैं क्या खा रहा हूँ। तब रायन कहता है, मैं पोर्क की टंग लेकर आ रहा हूँ। रूही कहता है, अगर खाने में पोर्क था तो मुझे पता क्यों नहीं चल रहा है, क्योंकि पोर्क मैंने पहले भी खाया है और ये बिल्कुल डिफरेंट था। तब वहीं बैठा एल्विन कहता है, यही हमारे शेफ का टैलेंट है। तभी रूही कहता है, यदि तुम्हें पोर्क की जुबान डिश में लाने वाले हो तो मेरे लिए बिल्कुल मत लेकर आना। ये सुनकर वहां बैठे लोग हंसने लगते हैं। आगे रायन किचन में जाकर डेजर्ट रेडी करने लगता है। तभी वहां पर एलिस आकर इमोजन से कहती है, क्या यहाँ कोई पर मेरे लिए टैक्सी मंगवा देगा, मुझे लगता है मॉरिस अभी बिजी है और वो मुझे छोड़ने नहीं जा पाएगा।
इमोजन कहती है, क्या तुम्हें यहाँ लेने कोई नहीं आ सकता? तब एलिस कहती है, नहीं, मैं अकेले ही ट्रेवल करती हूँ। आगे सभी गेस्ट को डेजर्ट सर्व किया जाता है। रायन रुई को सर्व करके कहता है, आपके लिए डेजर्ट में सिर्फ फूड है। और ऐसा कहकर रायन रुई को चम्मच देकर चला जाता है। रुई देखता है उसकी चम्मच पर एक पेपर लपेटा हुआ था जिस पर मैसेज लिखा हुआ था, मुझसे वॉशरूम में आकर मिलो। रुई वॉशरूम में जाता है, तब वहां उसे रायन मिलता है। रायन रुई से कहता है, उन लोगों ने होसे को मार दिया है और मैंने रुई होसे को आप सबको बनाकर खिलाया है। अभी डिनर में आपने होसे को ही खाया है। ये सुनते ही रुई बाथरूम में उल्टी करने लगता है। अब आगे रुई बाहर निकलकर इमोजन को कहता है, मुझे लगता है मुझे निकलना चाहिए। इमोजन और गैस से मिलने का ऋषि वहां से जाने लगता है और चुपके से घर के नीचे बेसमेंट में चला जाता है। वहां पर डिटेक्टिव रोहित देखता है कि एलिस की बॉडी पड़ी हुई थी। अब इमोजन को पता चलता है कि एलिस वहां की लोकल नहीं है, वो ट्रेवलिंग करने आई थी, तो उन्होंने एलिस को भी मार दिया था। रायन रुई को होसे की कटी हुई गर्दन दिखाता है जो उन्होंने उबाल दी थी। रायन कहता है, ये पूरी दुनिया में इस टाइप के डिनर ऑर्गेनाइज करते हैं, इनका पूरा एक बड़ा नेटवर्क है। ये देख रुई इस काले को फोन करता है पर उसका फोन उसके पास नहीं था। रुई कहता है, मुझे कालो को फोन लगाना है पर मेरा फोन किचन में चार्ज हो रहा है, तुम अभी ऊपर जाकर मेरा फोन मुझे ला कर दो, मैं तुम्हारी कार में वेट करूंगा। वो दोनों बेसमेंट से बाहर निकलते हैं। तभी रायन देखता है कि वहीं पर गेस्ट बैठे हुए थे। रायन कहता है, अभी आपको इनके सामने से निकलना ठीक नहीं रहेगा, आप अंदर ही वेट कीजिए, मैं फोन ला कर देता हूँ। रायन बेसमेंट से निकलकर गेस्ट के सामने जाता है। तब सभी गेस्ट उसके खाने की तारीफ करने लगते हैं। मॉरिस जैक से कहता है, तुम यहाँ अंधेरे में क्या कर रहे थे? जैक कहता है, मैं सिगरेट पी रहा था। गेस्ट के लिए गाड़ी आ जाती है और गेस्ट वहां से जाने लगते हैं। मॉरिस भी बेसमेंट की तरफ जाता है। तब उसे बेसमेंट में लाइट चालू दिखाई देती है। अब हम देखते हैं कि डिटेक्टिव रुई को दिखाया जाता है जो बेसमेंट में था। तभी मॉरिस वहां आकर कटर मशीन से रुइस पर हमला कर देता है और वो डिटेक्टिव रुई को मार देता है। रायन वहां पर फोन लेकर जाता है। तब मॉरिस उसे कहता है, मैं जब यहाँ पर आया तो ये किसी का वेट कर रहा था, हमारे पास पूरी रात है और बहुत सारा काम है। आगे वे दोनों मिलकर एलिस और रुई की बॉडी को काटकर पानी में उबाल देते हैं और उसे ले जाकर पास वाली नदी में बहा देते हैं। आगे इमोजन एलिस के घर वालों को और रुई के घर वालों को उनके मेल आईडी से मेल कर देती है और वो उनकी जिंदगी अकेले किसी दूसरी कंट्री में जीना चाहते हैं। इमोजन का मेल देखकर रायन कहता है, तो तुम रुइस के घर वालों को मेल कर रही हो? इमोजन कहती है, हाँ, रुई की सिस्टर को। रायन कहता है, क्या तुम्हारे पास उसका ईमेल एड्रेस है? इमोजन कहती है, हमारे पास सब कुछ होता है और ये ईमेल मैं कोलंबिया के आईपी एड्रेस से भिजवा रही हूँ ताकि हम तक कोई पहुंच ना पाए। अब अगले दिन रायन उठकर इमोजन और मॉरिस के पास जाता है जो ब्रेकफास्ट कर रहे थे और इमोजन रायन से कहती है, मुझे आज सुबह से ही काफी मेल आए और काफी गेस्ट ने तुम्हारे हाथ के डिनर की इच्छा जाहिर की। अब तुम काफी बिजी होने वाले हो और काफी पैसे वाले भी, और मैंने तुम्हारे बचे हुए $5 लाख तुम्हारे अकाउंट में भेज दिए हैं। तो बताओ, अब क्या तुम घर लंदन जाने वाले हो? रायन कहता है, हाँ, मेरी फ्लाइट है, मैं निकल जाऊंगा। इमोजन कहती है, हम भी नेक्स्ट मंथ तुम्हारे साथ अफ्रीका में होंगे, हमारी नेक्स्ट जॉब वहीं पर है। अब रायन अपना सामान लेकर वहां से जाने लगता है। तब पीछे मॉरिस डिटेक्टिव रुई की कार को जला रहा होता है सबूतों को मिटाने के लिए। आगे रायन एयरपोर्ट पर ड्रिंक कर रहा होता है। तभी उसके पास एक आदमी आकर कहता है, तुमने तो सुबह सुबह शुरू कर दी, वैसे तुम कहाँ के रहने वाले हो? रायन कहता है, लंदन। वह आदमी पूछता है, तुम क्या करते हो? रायन कहता है, मैं एक शेफ हूँ, मैं अमीर लोगों के लिए खाना बनाता हूँ, दुनिया में मौजूद अलग अलग जगहों पर जाकर, जहाँ मुझे वह रहने के लिए बड़ा घर देते हैं और अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं। ये सुनकर वह आदमी कहता है, तो तुम तो ड्रीम जॉब कर रहे हो, मैं एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हूँ और पैसा बचाने के लिए मुझे एयरपोर्ट पर रुकना पड़ता है, क्या वह लोग तुम्हें अच्छा पैसा देते हैं? रायन कहता है, बहुत अच्छा पैसा। वो आदमी अपना नाम बताकर रायन से हाथ मिलाता है। तब रायन भी उस आदमी को अपना नाम चेक बताता है। यानी अब रायन ने जैक की जिंदगी जीने का फैसला कर लिया था, वो जैक बनकर जीने वाला था और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। इसी के साथ